with another video on the book Indian Economy। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, जहां पे हम लोग बात करेंगे हमारी इंडस्ट्रीज के ऊपर। यानी कि जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा, इस चैप्टर नंबर 4 में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 टू 1990। यानी कि हमारे 1947 से 1990 के बीच में हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ किस तरह से हुई, गवर्नमेंट ने कौन-कौन से इनिशिएटिव लिए हमारी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, गवर्नमेंट ने कौन-कौन से स्टेप्स लिए, क्या इंपॉर्टेंस थी इंडस्ट्रीज की, और किस तरह से जो इंडस्ट्रीज थी वो हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो आज इस क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या-क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि किसी भी कंट्री में एक इंडस्ट्री जो होती है वो क्या रोल प्ले करती है, मतलब किसी भी कंट्री में एक जो इंडस्ट्री है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या उसके काम होते हैं, क्या किस तरह का रोल वो प्ले करती है। सेकंड चीज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे फैक्टर्स, कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं जहां पे हमारे जो इंडस्ट्रीज होती है वो थोड़ा सा अपने आप को बैकआउट कर लेती हैं, या कौन से ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पाती है। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे अपना आईपीआर, जो कि इस वीडियो का सबसे मेन टॉपिक है। आईपीआर जो कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें उन्होंने इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के बारे में बात की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, कि किसी भी कंट्री में, कोई भी जो कंट्री है हमारी, उस कंट्री में हमारी इंडस्ट्रीज की क्या इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहले इट इज द एपिक सेंटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो मतलब 1947 से 1990 के बीच में जो इंडस्ट्रीज थी वो इंडिया के लिए एक एपिक सेंटर बन गई थी। एपिक सेंटर का मतलब होता है कि हमारे जीडीपी कंट्रीब्यूशन में, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में, इकोनॉमिक ग्रोथ में जो जीडीपी को ग्रो करने वाली चीजें थी उसमें जो मेरी इंडस्ट्री थी वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रही है। अब इसके पीछे तीन रीजन, मतलब यहाँ पे जो ये मेरा एपिक सेंटर बन चुकी है, जो मेरी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे मेन कंट्रीब्यूशन कर रही है, उसके पीछे तीन रीजन थे। सबसे पहला रीजन था कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें इतने ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी, जैसा हमने लास्ट अपने चैप्टर में पढ़ा भी था कि एग्रीकल्चर में डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट थी, मतलब जितने लोग चाहिए उनसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हो गए थे, तो उनके पास जॉब नहीं थी। तो इस वजह से लोग क्या चाहते थे, लोग एक अनदर मींस ऑफ ऑक्यूपेशन ढूंढ रहे थे या एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे थे, और वो सोर्स ऑफ इनकम को कहां मिला? इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो पहला रीजन था हमारा कि हमारी जो इंडस्ट्री थी वो ग्रो, मतलब कैसे हमारे कंट्रीब्यूशन कर रही थी, तो पहला वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही थी। दूसरा, हम आज मतलब उस टाइम पे जो लोग थे उन्होंने ये देखा कि जो इंडस्ट्रीज हैं, जो मशीन मेड प्रोडक्ट है, वो लोगों को चीजें जल्दी ऑफर कर रहे हैं रेदर देन द एग्रीकल्चर। तो लोगों ने क्या किया, अपने आप को एग्रीकल्चर से शिफ्ट करके इंडस्ट्री की तरफ लेके गए कि एग्रीकल्चर में तो हमें सिर्फ रॉ मटेरियल मिलता है जिसको हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, बट वहीं पे इंडस्ट्रीज में हमको एक फिनिश गुड मिलता है जिसको हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। तो दूसरा रीजन यहाँ पे क्या हुआ कि लोगों ने अपने आप को एग्रीकल्चर सेक्टर से शिफ्ट कर लिया था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो और ज्यादा इनकम जनरेट कर रही थी और हमारे इकोनॉमिक कंडीशन में और ज्यादा कंट्रीब्यूट। तो सबसे पहली चीज हमारी यही पे है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमारे लिए एक मेन कंट्रीब्यूशन बन गए थे इकोनॉमिक ग्रोथ की। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो वो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे थे, दूसरा वो हमें बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे रहे थे, एंड थर्ड वो हमें फिनिश गुड ऑफर कर रहे थे जिनको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट हमारा है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये अभी हमने डिस्कस किया कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ या जो इंडस्ट्रीज हमने सेटअप करी, उन इंडस्ट्रीज में ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज या ड्यू टू द लैक ऑफ वर्कफोर्स, क्योंकि उस टाइम पे 1947 के आसपास लगभग इंडिया की 70% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। तो जो इंडस्ट्रीज थी उनके पास इतनी ज्यादा वर्कफोर्स या लेबर फोर्स नहीं थी, जिस वजह से उनको वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट थी और वो और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के बारे में सोच रहे थे। तो इन 1947 टू द 1990 जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन था या जो मेरी इंडस्ट्रीज थी वो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही थी, बिकॉज वहां पे प्रोडक्शन भी ज्यादा रिक्वायर्ड था। थर्ड मेरा आता है सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ पावर। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो इस वजह से भी ग्रो कर रही थी या उसकी जरूरत हमें इस वजह से भी थी क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में अब हम लोग मैकेनाइज्ड मींस इस्तेमाल कर रहे थे, यानी हम लोग को ट्रैक्टर भी चाहिए, हार्वेस्टर भी चाहिए, थ्रेशर भी चाहिए,
ठीक है, सीड ड्रिल की मशीन भी चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए हमारे पास जेट पंप्स और ट्यूबवेल्स, कैनाल्स भी होने चाहिए। तो बेसिकली अब जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो पूरी तरह से मशीन्स पे डिपेंड हो चुका था, और वो मशीन्स हमें कहां से मिलती? इंडस्ट्री से। तो इसी वजह से, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी हमारा मैकेनाइज हो चुका था और उस मशीन्स के लिए हमें इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट थी, तो उस टाइम पे जो इंडस्ट्रीज थी वो हमारे लिए, इसीलिए और एक रीजन ये भी था कि हमारे लिए मेन सोर्स बन चुकी थी या मेन रीजन बन चुकी थी हमारे इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के। तो थर्ड रीजन यहाँ पे क्या हो गया? सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग, यानी कि ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी मशीन ऑफर कर रही थी, जिन मशीन्स की वजह से हम लोग प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है इम्पार्ट्स डायनामिज्म टू द ग्रोथ प्रोसेस। इम्पार्ट डायनामिज्म टू द ग्रोथ प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वो हमारे ग्रोथ प्रोसेस में भी कंट्रीब्यूट कर रही थी। ग्रोथ प्रोसेस में कैसे कंट्रीब्यूट कर रही थी? क्योंकि जब इंडस्ट्री सेटअप होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो जीडीपी ग्रो करेगी, और जीडीपी ग्रो करेगी तो हमारी ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। सेकंड चीज, इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ डिफरेंट सेक्टर्स में ग्रो हो रही थी, यानी हम लोग मशीन भी बना रहे थे, हम लोग कंज्यूमर गुड्स भी बना रहे थे, हम लोग फिनिश गुड्स भी बना रहे थे, हम लोग प्लास्टिक्स भी बना रहे थे, हम लोग जूट बैग भी बना रहे थे, हम लोग टी भी बना रहे थे, हम लोग स्पाइसेस भी बना रहे थे, मतलब हम लोग डिफरेंट टाइप्स की चीजों को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे थे, और जिनके लिए हमें डिफरेंट सेक्टर्स की रिक्वायरमेंट थी जो कि एक इंडस्ट्री फुलफिल कर रही थी, और वो इंडस्ट्रीज हमें डिफरेंट सेक्टर्स में ग्रोथ भी प्रोवाइड कर रही थी। तो इंडस्ट्रीज जो होती है वो हमें डिफरेंट सेक्टर्स में ग्रोथ प्रोवाइड कराती है, इसलिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल और रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट आता है ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जब इंडस्ट्री सेटअप होने लगी तो लोगों के पास इनकम जनरेट होने लगी, इनकम जनरेट होने लगी तो उनको लगा कि यार हमें भी सिविलाइज होना चाहिए, हमें भी अर्बन सिटीज में जाना चाहिए, तो सिटीज की तरफ जाना चाहिए, हमें भी एक स्टैंडर्ड लाइफ लिविंग जीनी चाहिए, हमें भी एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। तो इंडस्ट्रीज की वजह से ही लोगों के अंदर एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की भावना डेवलप हो गई थी, जिसकी वजह से लोग गांव छोड़ के शहर की तरफ मूव ऑन कर रहे थे और अपने आप को डेवलप करने के बारे में सोच रहे थे। क्यों सोच रहे थे? क्योंकि उनके पास इनकम थी, और वो सोर्स ऑफ इनकम क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो नेक्स्ट बेनिफिट हमें यहाँ पे क्या मिला? ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। और ये जो ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन था ये भी हमारे इंडस्ट्रीज की वजह से था, क्योंकि इंडस्ट्रीज की वजह से ही लोगों की सोर्स ऑफ इनकम थी, और उस सोर्स ऑफ इनकम से ही वो एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ अर्न कर सकते थे। नेक्स्ट मेरा आता है इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। इंडस्ट्रीज सेटअप होने से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ थी, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी बहुत तेजी से डेवलप हो रहा था, क्योंकि हम लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री उन्होंने सेटअप करी थी, ऑयल की इंडस्ट्री हमारे पास थी, गैस की इंडस्ट्रीज हमारे पास थी, जिसकी वजह से हम लोग पावर जनरेशन प्लांट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, रोड, बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, हाईवेज, बैंकिंग सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ये सारी चीजें एस्टैब्लिश कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रीज थी जो कि इन चार सारी चीजों को सेटअप करने में हेल्प कर रही थी। अब अगर हमें एक स्कूल बनाना है तो उसके लिए हमें ब्रिक्स इंडस्ट्रीज से मिलेंगी, आयरन रॉड इंडस्ट्री से मिलेंगी, स्टील इंडस्ट्रीज से मिलेंगी, डोर इंडस्ट्री से मिलेंगे, लॉक्स इंडस्ट्री से मिलेंगे, सीमेंट इंडस्ट्री से मिलेगी, मोरंग इंडस्ट्री से मिलेगी, सब कुछ हमें इंडस्ट्री से ही मिलेगा। तो ये जो मेरा इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन था ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप कर रहा था, क्योंकि मेरे पास डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज ओपन हो चुकी थी और वो इंडस्ट्रीज मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप कर रही थी। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन अ साइन क्वा नॉन ऑफ ग्रोथ। साइन क्वा नॉन ऑफ ग्रोथ का मतलब होता है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो हमारी इकोनॉमी में हर चीज से रिलेटेड है, मतलब विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ भी नहीं हो सकता है, यानी विदाउट इंडस्ट्री हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इंडस्ट्री नहीं होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा एंड वेयर हाउस नहीं होगा। अब अगर मेरे पास कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस नहीं होगा तो मेरे पास कॉमर्स नहीं होगा, यानी ट्रेडिंग नहीं होगी, ट्रेडिंग नहीं होगी तो लोगों को गुड्स नहीं मिलेंगे, गुड्स नहीं मिलेंगे तो लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे, और सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी में हर चीज से कुछ ना कुछ रिलेट करता है, और सभी चीजें आपस में इंटरडिपेंडेंट भी है एंड इंटरलिंक्ड भी है, इस वजह से भी हमें इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली 1947 से 1990 के बीच में इंडस्ट्रीज की क्या इंपॉर्टेंस थी? पहला, वो हमारे ग्रोथ के लिए एपेक्स सेक्टर बन चुका था, मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा था, हमारी फार्मिंग को मैकेनाइज्ड मींस देने के लिए भी इंडस्ट्रीज की जरूरत पड़ती थी,
डिफरेंट सेक्टर्स में ग्रोथ प्रोवाइड करा रहा था, सिविलाइज कर दिया था लोगों को, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ दे रहा था, एंड लास्ट जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो हमारी सारी चीजों से रिलेटेड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमारी इंडस्ट्रीज से हमें मिलते थे। नेक्स्ट मेरा आता है, अब उस टाइम पे 1947 से 1990 की अगर हम लोग बात करें तो उस टाइम पे हमारे पास दो ही ऐसे लोग थे जो इंडस्ट्री सेटअप कर सकते थे। अब पहले तो इंडस्ट्री समझ लेते हैं कि इंडस्ट्री कितनी तरह की होती है, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारी दो तरह की इंडस्ट्रीज होती है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जिनको रन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। मतलब पब्लिक इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज व्हिच आर मैनेज, कंट्रोल, regulated by the government is known as the public sector, and the private sector industries are those industries which are regulated, managed and controlled by the private individual। यानी अगर किसी भी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री को कोई गवर्नमेंट रन करा रही है तो उसको हम लोग पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज बोलते हैं, और वहीं पे अगर किसी इंडस्ट्री को कोई मतलब प्राइवेट पर्सन या कोई इंडिविजुअल पर्सन रन करा रहा है तो उसको हम लोग प्राइवेट इंडस्ट्री बोलते हैं। तो ड्यूरिंग द एरा ऑफ इंडिपेंडेंस या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ सिर्फ दो ही ऐसे पर्सन थे जो प्राइवेट इंडस्ट्री रन करा रहे थे। पहले थे हमारे टाटा एंड दूसरे थे हमारे बिरला। तो टाटा बिरला ही हमारे सिर्फ दो ऐसे इंडस्ट्रीज थे जो कि प्राइवेट सेक्टर एस्टैब्लिश कर रहे थे या प्राइवेट सेक्टर में थे। बाकी जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी मेरी पब्लिक सेक्टर। तो अब जब हमारे पास प्राइवेट सेक्टर इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं था तो अनफॉर्चुनेटली एट लास्ट गवर्नमेंट को ही पार्टिसिपेट करना पड़ा हमारी इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उनको ग्रो करने के लिए हमारे यहाँ जो हमारे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन था हमारी गवर्नमेंट का वो भी इन्वॉल्व होना पड़ा था। इन्वॉल्व क्यों होना पड़ा था? क्योंकि हमारे यहाँ उस टाइम पे सिर्फ दो ही इंडस्ट्रीज थे, पहले थे मेरे टाटास एंड दूसरे थे मेरे बिरला। टाटा बिरला से दो ही इंडस्ट्रीज होने की वजह से गवर्नमेंट को डायरेक्ट वहां पे कंट्रीब्यूशन करना पड़ा, और इसके लिए कुछ फैक्टर्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या फैक्टर्स थे कि गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करना पड़ा। ठीक है ना? तो पहला यहाँ पे हमारा सबसे पहली चीज क्या है फैक्टर्स में? लैक ऑफ कैपिटल। लैक ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उस टाइम पे सिर्फ दो ही इंडस्ट्रीज थे, टाटा एंड बिरला, तो उनके पास भी इतना सफिशिएंट कैपिटल नहीं था कि वो पूरी ऑल ओवर द इंडिया इंडस्ट्रीज सेटअप कर सके। तो ड्यू टू द लैक ऑफ कैपिटल लोगों के पास फाइनेंस अवेलेबल नहीं था, पैसा नहीं था, जिस वजह से गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करना पड़ा। और उस टाइम पे इंडस्ट्रीज को एक बिग पुश की जरूरत थी, यानी बड़े स्टार्ट की जरूरत थी, और वो बड़ा स्टार्ट उन्हें सिर्फ एक गवर्नमेंट ही दे सकती थी, जिस वजह से गवर्नमेंट को यहाँ पे पार्टिसिपेशन करना। तो पहला रीजन यहाँ पे क्या था गवर्नमेंट के पार्टिसिपेट करने का? तो पहला रीजन यहाँ पे था लैक ऑफ कैपिटल, कि हमारी इकोनॉमी में इतनी ज्यादा कैपिटल नहीं थी, इस वजह से गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करना पड़ा। सेकंड रीजन मेरा आता है लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट का मतलब क्या हो गया कि उस टाइम पे लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो इन्वेस्टमेंट कर पाए, जिस वजह से उनकी जो इच्छाएं थी इन्वेस्टमेंट की, इंड्यूसमेंट का मतलब होता है डिजायर, किसी चीज को करने की इच्छा। तो उस टाइम पे लोगों की इतनी इच्छा ही नहीं होती थी, इतना डिजायर ही नहीं था कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहे। अब इन्वेस्टमेंट वो इस वजह से भी नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। जब पैसा ही नहीं तो इन्वेस्ट कहां से करेंगे? दूसरा, अगर किसी के पास पैसा है तो उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। अगर किसी के पास पैसा और रिसोर्सेज दोनों चीजें हैं तो उसके पास पावर नहीं या रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं। तो जिस वजह से हमारी जो गवर्नमेंट थी उनको वहां पे पार्टिसिपेट करना पड़ा कि चलिए कोई बात नहीं, अगर कोई प्राइवेट पर्सन इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है ड्यू टू द लैक ऑफ कैपिटल तो हम इन्वेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट आपस में रिलेटेड है कि पैसा ना होने की वजह से ही लोगों के अंदर इन्वेस्टमेंट की कैपेबिलिटी नहीं थी या इन्वेस्टमेंट का डिजायर नहीं था, या ये भी कह सकते हैं लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे, इसी वजह से इन फ्यूचर उनके पास कैपिटल नहीं, क्योंकि जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक रिटर्न नहीं मिलेगा, और जब तक रिटर्न नहीं मिलेगा तब तक कैपिटल जनरेट नहीं हो सकता। तो दोनों आपस में कनेक्टेड है। कैपिटल नहीं होगी, कैपिटल नहीं थी, इस वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे थे, और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, इसी वजह से कैपिटल भी जनरेट नहीं हो पा रही। नेक्स्ट आता है ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस। ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे हमको ग्रोथ भी चाहिए और हमें सोशल जस्टिस भी चाहिए। अब मेरी जो इंडस्ट्रीज है, जैसे मैंने आपको बताया था, दो तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, एक होती है प्राइवेट और दूसरी होती है पब्लिक।
प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो मेरा प्रॉफिट के लिए काम करता है, वहीं जो पब्लिक सेक्टर होता है वो मेरा सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रीज प्राइवेट को दे दी थी और कुछ इंडस्ट्रीज उन्होंने अपने पास रखी थी। तो कुछ इंडस्ट्रीज जो उन्होंने अपने पास रखी थी उसका जो मेन रीजन था वो था कमांडिंग हाइट ऑफ द इंडस्ट्रीज। कमांडिंग हाइट ऑफ द इंडस्ट्रीज का मतलब यहां पे क्या है, गवर्नमेंट ये बात जानती थी कि अगर गवर्नमेंट सारी चीजें प्राइवेट को दे देगी तो प्राइवेट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचेगी, वो सोशल वेलफेयर को इग्नोर कर देगी, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सारी चीजें जो थी वो प्राइवेट को दे दी, बट उसके बाद भी कुछ सेक्टर्स उन्होंने अपने पास रख लिए थे ताकि वो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज की कमांडिंग हाइट है, मतलब जो उनकी एक लिमिट है, उसको कंट्रोल कर पाए, कि जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो इससे ज्यादा ग्रो ना कर पाए, ताकि वो किसी भी तरह से मोनोपोली क्रिएट कर लेता है। तो यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर था उन्होंने क्या किया था, जो डिफेंस था, सबसे जरूरी चीज जो ये डिफेंस सेक्टर था वो उन्होंने अपने पास रख लिया था। गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई देखो डिफेंस वाली जितनी चीजें हैं, डिफेंस हो गया, लीकर हो गया, ठीक है, आपके केमिकल्स हो गए, ये जितनी भी चीजें हैं वो हमारे पास आएंगी, बाकी सारी इंडस्ट्रीज आप लगा सकते हो। तो इससे होगा क्या कि डिफेंस रिलेटेड आइटम जो है जब वो गवर्नमेंट बनाएगी तो किसी भी तरह से इलीगल एक्टिविटी या अनफेयर ट्रेड नहीं होगा, और जब ये सारी चीजें नहीं होंगी, हार्मफुल चीजें सारी गवर्नमेंट के पास होंगी, तो फिर प्राइवेट सेक्टर सारी चीजें ऐसे प्रोड्यूस करेगा जो हमारी इकोनॉमी में प्रॉफिटेबल होगी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेट इसलिए भी किया क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हमारे यहाँ ग्रोथ भी हो और सोशल वेलफेयर भी हो। इसी वजह से उन्होंने प्राइवेट और पब्लिक दोनों को साथ में लेके काम किया। प्राइवेट सेक्टर को दे दिया प्रॉफिट जनरेट करने के लिए एंड पब्लिक सेक्टर को दे दिया सोशल वेलफेयर। तो ये मेरे यहाँ पे 3 रीजन थे जिस वजह से हमारी गवर्नमेंट को डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करना पड़ा हमारी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए, जिसमें रीजन क्या क्या थे, पहला था लैक ऑफ कैपिटल, दूसरा लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, एंड थर्ड ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है, जो इंडिया है, वो आजाद हुआ था 1947 में। पहला जो हमारा बजट बना था वो कब बना था, याद है किसी को? हमारा जो पहला बजट बना था, पहला 5 ईयर प्लान आया था, वो कब आया था? जी हाँ, हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था वो आया था 1951 में। 1951 में हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था जिसमें गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज्यादा ध्यान दिया था, और सेकंड 5 ईयर प्लान में उन्होंने इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया था। ये मैंने आपको अपने लास्ट चैप्टर में बताया भी था कि गवर्नमेंट ने जो सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया था वो उन्होंने इंडस्ट्रीज के लिए बनाया था, और सेकंड 5 ईयर प्लान जो बना था वो बना था 1956 में। तो 1956 में हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान बना था जिसमें उन्होंने इंडस्ट्रीज के बारे में बोला था, और इसमें इन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी जिसको हम लोग बोलते हैं आईपीआर 1956। इस आईपीआर का फॉर्मूला यहां पे होता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई जिसका नाम दिया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। ये जो आईपीआर 1956 था, इसमें गवर्नमेंट ने कुछ 3 चीजें करी, मतलब ये पूरा जो आईपीआर है 3 चीजों पे बेस्ड था। सबसे पहले 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। मतलब गवर्नमेंट ने बोला भाई ऐसे हम याद रख नहीं पाएंगे कि कौन सी इंडस्ट्री कहां की है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उन सारी इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से थे वो 3 पार्ट? सबसे पहला मेरा यहां पे था कैपिटलिज्म, दूसरा था सोशलिज्म, और तीसरा था यहां पे मिक्स। गवर्नमेंट ने 3 सेक्टर बनाए। पहले थी कैपिटलिज्म, यानी कि जो इंडस्ट्रीज कैपिटल के लिए काम कर रही हैं, यानी प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रही हैं, उन इंडस्ट्रीज को हम लोग रखेंगे कैपिटलिज्म इकोनॉमी में। यानी कि कैपिटलिज्म इंडस्ट्रीज हमारी वो इंडस्ट्री होगी, या कैपिटल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होगी आर दोस इंडस्ट्रीज व्हिच वर्क फॉर द प्रॉफिट एंड आर मैनेज्ड, कंट्रोल्ड एंड रन बाय द प्राइवेट। यानी जो इंडस्ट्रीज एक प्राइवेट पर्सन चला रहा है, उसको रन मैनेज कंट्रोल कोई प्राइवेट पर्सन कर रहा है विद द प्रॉफिट मोटिव, वो कहलाएगी कैपिटलिज्म। और जो इंडस्ट्रीज मेरे सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं और जिनको कंट्रोल गवर्नमेंट कर रही है,
वो आएंगी सोशलिज्म से। और जो इंडस्ट्रीज मेरे प्रॉफिट के लिए भी काम कर रही है और सोशल वेलफेयर के लिए भी काम कर रही है वो भी जाएंगी मिक्स्ड में। तो बेसिकली आईपीआर में तीन तरह की इंडस्ट्री बनाई, कैपिटलिस्टिक इंडस्ट्री, सोशलिस्टिक इंडस्ट्री एंड मिक्स्ड इंडस्ट्री। कैपिटलिस्टिक इंडस्ट्री में प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, सोशलिस्टिक इंडस्ट्री में सोशल वेलफेयर के लिए काम करेंगे एंड हमारी मिक्स्ड इंडस्ट्री में हम लोग प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर दोनों के लिए काम करेंगे। सेकंड जो मेन पॉइंट उन्होंने रखा वो रखा है यहाँ पे इंडस्ट्रियल लाइसेंस। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अब अगर आपको कोई नई इंडस्ट्री लगानी है या आपको अपनी पुरानी इंडस्ट्री को और ग्रोथ देनी है या उसकी कोई एक ब्रांच खोलनी है तो आपको चाहे आपकी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज के ब्रांच ओपन करनी हो या आपको अपनी कोई नई इंडस्ट्री खोलनी हो, इन दोनों के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और गवर्नमेंट जो लाइसेंस इशू कर रही थी वो इशू कर रही थी रूरल एरियाज में। मतलब आपको इंडस्ट्री ओपन करनी है तो लाइसेंस तो चाहिए ही होगा, लाइसेंस तो लेना ही पड़ेगा। और गवर्नमेंट जो लाइसेंस इशू कर रही थी वो सिर्फ रूरल पे कर रही थी, मतलब अर्बन पे लाइसेंस ही नहीं दे रही थी। मतलब अगर आपको शहर में इंडस्ट्री लगानी है तो गवर्नमेंट लाइसेंस ही नहीं देती कि नहीं शहर में नहीं लगानी है। अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है तो रूरल में लगाओ, गांव में लगाओ, लाइसेंस दे देंगे। अब ये उन्होंने इस वजह से किया था ताकि हमारे रीजनल इक्वालिटी आ जाए, हमारे अर्बन सेक्टर और रूरल सेक्टर दोनों इक्वली अमाउंट में ग्रो करे और हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से ग्रो करे। तो बेसिकली उन्होंने यहाँ पे क्या किया, लाइसेंसिंग पॉलिसी लगा दी और इस लाइसेंसिंग पॉलिसी में उन्होंने ये बोला कि हर प्राइवेट पर्सन को अगर इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उनके लिए लाइसेंस मैंडेटरी है, लेकिन जो लाइसेंस इशू होगा वो सिर्फ रूरल एरियाज के लिए इशू होगा, जिससे क्या होगा कि जो भी इंडस्ट्री सेटअप होंगी वो रूरल एरियाज में होंगी और रूरल एरिया में सेटअप होने की वजह से वो गांव को भी ग्रोथ प्रोवाइड करेंगे। थर्ड यहाँ पे था इंडस्ट्रियल कंसेशन। इंडस्ट्रियल कंसेशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने यहाँ पे दो चीजें करी। पहला था हमारा टैक्स हॉलीडे और दूसरा यहाँ पे था सब्सिडीज। गवर्नमेंट ने दो चीजें करी कि अगर आप कोई भी इंडस्ट्री लगा रहे हो किसी के रूरल एरियाज में तो टैक्स हॉलीडे मिलेगा। टैक्स हॉलीडे का मतलब होता है टैक्स में छूट मिलेगी आपको। दूसरी आपको सब्सिडीज मिलेगी, यानी कि अगर आप कोई भी मशीनरी लेते हो, लोन लेते हो या कुछ भी लेते हो तो उसमें हम आपको कुछ कंसेशनल रेट पे चीजें ऑफर करा देंगे ताकि आप अपनी इंडस्ट्रीज में और ध्यान दे पाओ। तो बेसिकली इन आईपीआर 1956 गवर्नमेंट ने तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें करी थी। पहला, इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर दिया कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड इंडस्ट्रीज में। दूसरा, उन्होंने हर इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंसिंग इशू कर दी और लाइसेंसिंग से रूरल एरियाज के लिए ताकि रूरल और अर्बन दोनों ग्रो कर सकें। और एट लास्ट उन्होंने इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको कंसेशन यानी कि छूट भी दिलवा दी ताकि आप आसानी से इंडस्ट्री सेटअप कर पाओ और आपके ऊपर किसी भी तरह का बर्डन ना पड़े। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें उन्होंने बात करी इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, फैक्टर अफेक्टिंग द डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट and the Industrial Policy Resolution 1956 established by the government. तो I hope सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट, कोई